जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं जय प्रक्रम का पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में वीडियो देख चुके हैं। आज पार्ट 2 का वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो जय प्रक्रम में पढ़े थे ना कि जय प्रक्रम होता क्या है, इसका क्या प्रक्रिया होता है, तो उसमें जो सबसे पहला भाग पढ़े थे हम लोग पढ़े थे पोषण, ठीक है। ऐसे सिर्फ पोषण तो नहीं होता है, पोषण होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, उसके बाद फिर श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पोषण। और पिछले कक्षा में हम लोग पोषण के साथ साथ पढ़ लिए थे पादप में पोषण, कि पादप में पोषण क्या होता है, ठीक है। और पादप में पोषण के साथ साथ हम लोग पढ़ लिए थे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं पोषण के बारे में, यानी जंतु में पोषण क्या होता है। जंतु, आपको पता होगा कि कोशिका के आधार पर पादप और जंतु दो भागों में बांटा गया है बायोलॉजी को, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले होंगे, जंतुओं में पोषण, ठीक है। जिसके तहत हम लोग 3 जंतुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक अमीबा में पोषण कैसा होता है, एक होता है पैरामीशियम में पोषण, और एक मनुष्य यानी हम लोग में पोषण कैसे होता है, यानी हम लोग जिंदा रहने के लिए अपने पोषण के रूप में क्या क्या लेते हैं, ठीक है। तो 3 जंतुओं के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं हम लोग कौन सा, किसके बारे में, अमीबा के बारे में। किसके बारे में, अमीबा। देखिए यहाँ पे अमीबा जो है ना, अमीबा यह एक कोशिकीय जीव है। कौन सा कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, और साथ साथ में यह यूकैरियोटिक है, ठीक। समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या लिखे हैं, अमीबा एक यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा कि यूकैरियोटिक क्या होता है। देखिए कोशिका के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब जो पुरानी कोशिका थी, जो पहले वाले, जो सबसे पहले जो जीव आए थे ना, जैसे बैक्टीरिया वगैरह में पहले प्रोकैरियोटिक होता था, ठीक है। आज भी जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक, और एक होते हैं यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में भी 2 होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि टॉपिक है। तो कोशिका, कोशिका के आधार पर जीव, ठीक। एक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, और एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक कौन है, जो पुराने, जो बहुत पहले के जीव है, जो बहुत विकसित नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जीव में कौन कौन आते हैं, एक आता है जैसे बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ये सब किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। नीलहरित शैवाल किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। और एक आते हैं यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है एक कोशिकीय, कोशिकीय नीचे लिख देते हैं, एक कोशिकीय, और एक होता है बहुकोशिकीय। आप समझने का कोशिश कर रहिएगा, हम लिख दिए हैं बहु, ठीक है। हव वाला बहु मत समझिएगा, ठीक है। ये जीव में का है, कौन सा कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव के तहत कौन आता है, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, ठीक है। हम लोग किस में आते हैं, बहुकोशिकीय में आते हैं। किस में आते हैं, बहुकोशिकीय में। तो ये बहुकोशिकीय तो है ही, लेकिन कौन सा कैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, ठीक है। यू याद रखिएगा, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, माइकोप्लाज्मा, सब किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो अमीबा क्या है, यूकैरियोटिक जीव है, और साथ ही साथ क्या है, एक कोशिकीय जीव। यानी इसका जो शरीर है ना, सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है। यह बहुत छोटा होता है, हम लोग को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कोशिका। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिका भरे हैं, ठीक है। कोशिका नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है। संयुक्त माइक्रोस्कोप से आप देख लीजिए, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख लीजिए, या जनरल एक माइक्रोस्कोप होता है, उससे जल्दी तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन संयुक्त माइक्रोस्कोप से हम लोग आराम से अमीबा को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अमीबा के हम लोग को क्या पढ़ना है, पोषण के बारे में। लेकिन क्या पढ़ रहे थे हम लोग, जंतुओं में पोषण, ठीक है। तो अमीबा के बारे में पोषण पढ़िए। पोषण के लिए आपको अमीबा में 3 जरूरी चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब अंदर लीजिए,
उसके बाद होता है पोषक पदार्थों का अवशोषण, यानी जो पदार्थ हम अंदर लिए हैं उसका क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। और अवशोषण करने के बाद जो उसमें अपोषक तत्व है, यानी जो हमारे अमीबा के काम लायक नहीं है, उसको क्या कर लेता है, बाहर निकाल देता है, उसको बोलते हैं बहिष्करण। आप इसको डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, यानी उसका और ये आकार ही नहीं, इसका कोई खास आकार नहीं होता है, ठीक है, अपना आकार हमेशा चेंज वगैरह करते रहता है। एक मान लीजिए ये अमीबा है, क्या ये अमीबा है। अब इसके पास में कोई एक यहाँ पे कोई मान लीजिए पोषक पदार्थ है, यानी कोई पदार्थ है जिसको भोजन के रूप में, मतलब छोटा छोटा शैवाल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही छोटा है, इससे छोटे होंगे ना, तो इसको मान लीजिए अब इसको पकड़ के खाना है तो कैसे करेगा, खाएगा डायरेक्टली मुँह खोल के खा जाएगा, नहीं, इसमें इसके पास मुँह नहीं होता है, ठीक। यह क्या करता है ना कि इस पोषक पदार्थ को अपने में पहले घेर लेता है, क्या करता है, पहले चारों तरफ ऐसे ऐसे करके, देखिए अगला बना रहे हैं कि क्या करेगा, इसके दम इसमें पूरा सट जाएगा ऐसे, यहाँ पर पोषक पदार्थ था ना, तो पूरा एकदम अपने आप को इसमें सटा लेगा, ऐसे कर लेगा ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रोसेस में क्या करेगा ना कि भोजन कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर, ये क्या कर लेगा, यहाँ पे एक लेयर बना लेगा अपने आप को, और भोजन क्या कर लेगा, अपने भोजन अपने क्या कर लिया, अपने अंदर कर लिया। इसी प्रक्रिया को कुटपाद कहते हैं, क्या बोलते हैं, कुटपाद। इसलिए प्रश्न पूछता है अमीबा किस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तो कुटपाद प्रक्रिया द्वारा। कौन सा प्रक्रिया द्वारा, कुटपाद। इसी प्रोसेस का बोलते हैं, पहले भोजन यहाँ था, फिर इसके पास में जाकर इसे सट गया, और उसके बाद पूरा फिर अंदर, कहाँ चला गया भोजन, अंदर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कुटपाद विधि, कुटपाद विधि, ठीक। तो याद रखिएगा अमीबा किस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तो कुटपाद विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है, ठीक। तो अब इसमें आप ध्यान से समझिए अंतःग्रहण। अभी देखिए बाहर था ना, इसके पास में गया, एक में अंदर ले लिया, इसी को क्या बोलेंगे, अंतःग्रहण। अब अंतःग्रहण करने के बाद इसको एकदम पूरा बढ़िया से एकदम अवशोषण करेगा, एक आम मतीन चूस लेगा, ठीक है। और चूसने के बाद अब मान लीजिए इसको एनर्जी तो मिल गया, अब एकरा में कुछ बेकार पदार्थ जो बाहर निकालने का जरूरत होता है, अब उसको निकालेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, अंतःग्रहण अंदर लिया, उसके बाद इसका क्या कर लेगा, जिसमें से पोषक पदार्थ है, जो भी बढ़िया पदार्थ, उसको कर लेगा अवशोषण, और उसके बाद कर लेगा बहिष्करण, यानी फिर से इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक। इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद लास्ट वाला निकाल दे रहे हैं, इसे बाहर निकाल दीजिए आप, ठीक। अब बाहर तो कम निकाल रहे हैं, कैसे कि थोड़ा सा खा गया है ना, चूस लिया, आप जितना खाते हैं उतना बाहर थोड़ी निकालते हैं, थोड़ा कम निकलता है, समझिए ध्यान से, ठीक है। इतना तो समझदारी ही रहे, तो थोड़ा सा क्या कर लेगा, बाहर निकाल देगा, उसी को क्या बोलते हैं, बहिष्करण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहिष्करण, ठीक। तो आपको अमीबा के बारे में क्लियर हो गया होगा कि अमीबा क्या है, यूकेरियोटिक जीव है और एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, यानी एक कोशिका वाला। और ये कैसे कैसे प्रोसेस अपनाता है अपने भोजन ग्रहण करने के लिए, तो अंतःग्रहण पोषक पदार्थों का क्या करता है, अवशोषण करता है, और उसके बाद उसको बाहर निकाल देता है, ठीक। अब इसके बाद दूसरा आया पैरामीशियम, क्या है, पैरामीशियम। देखिए उधर तो जगह है नहीं, क्योंकि हम अगर पैरामीशियम के बारे में बताते अगर, तो फिर हमारा जो हमारा मनुष्य में पोषण है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए पैरामीशियम का आप छोटे से में समझिए, इधर हो सकता है ऐसे तो डिस्क्रिप्शन में पता नहीं कैसे दिया जाता है, वो पेपर लिख करके कि डिस्क्रिप्शन दे देंगे, अभी हम लोग को देना नहीं आता है, फिर भी कोशिश करेंगे एक टेलीग्राम बनाने का, ताकि आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, तो उसके बाद हम जो भी पढ़ा रहे हैं एक नोट्स लिख करके और आपको सीधा टेलीग्राम पर दे देंगे, आपको लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे हम तो बोलते हैं कि अपने से लिखने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि पढ़ते टाइम अगर आप लिखिएगा वीडियो को ऐसे रोक करके, ठीक है, इसको पॉज बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, ऐसे बीच में आता है ना, ऐसे रोकने के लिए रोक दीजिएगा, उसके बाद वीडियो रुक जाएगा, आराम से फिर लिख लीजिएगा, ठीक। ऐसे याद जल्दी रहता है। अब आप आराम से सो के देख रहे हैं तो फिर याद नहीं रहेगा, जब तक देख रहे हैं तभी तक याद रहेगा, फिर मोबाइल बंद, काम बंद, ठीक है। इधर देखिए पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, क्या है, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। लेकिन
एक बात इसमें पूछता है कि यह होता कैसा है, तो देखिए ऐसे होता है। यह अमीबा की भांति नहीं है, तो यह अपना आकार बदल नहीं सकता है, यह फिक्स है इसका आकार, ठीक। इसके थोड़ा पैर की तरह निकले रहता है ऐसे, जैसे कनगोजर देखें, कनगोजर। और एक होता है राम जी का चेला, एगो हम लोग जो बोलते हैं छोटा छोटा होता है, तो उसका भी ऐसे क्या निकल रहता है, पैर निकला रहता है। और ये मान लीजिए भोजन है नहीं धरना, तो आराम से जाके चल पैरवा से धीरे धीरे चल के और भोजन ग्रहण कर लेगा। तो ये पूछता है कि यह भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो चल कर। कैसे ग्रहण करता है, चल कर, ध्यान रहेगा। तो अमीबा क्या है, पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है और यह भोजन को चल के ग्रहण करता है, ठीक है। ये भी ऐसे ही अंदर ले लेता है और ये भी अंतःग्रहण करेगा, जिसे इसका लिखे है ना, अंतःग्रहण पोषक पदार्थों का अवशोषण और बहिष्करण ये भी करता है। हम लोग भी यही करते हैं। हम लोग भी सबसे पहले क्या करते हैं, अंतःग्रहण। सबसे पहले हम लोग अंतःग्रहण कहाँ से करते हैं, मुख्य गुहा से, ठीक है। उसके बाद आराम से पेट के अंदर लेके पोषक पदार्थ का एकदम अवशोषण कर लेंगे और फिर जो बचेगा उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। उसी को समझना है ध्यान से। पहले आप इतना पर सेटिस्फाइड हो गए ना कि हम मतलब अमीबा सीख लिया, पैरामीशियम सीख लिया। अब बचा कौन, मनुष्य में पोषण। देखिए मनुष्य में जो पोषण है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाते हैं। दांत, जीभ, लार ग्रंथि, ग्रासिका, अमाशय, अग्नाशय, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, बहुत सारा चीज़ आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समस्या होगा, इसलिए आज हम आपको समझा दे रहे हैं। और जो मेरा अगला पार्ट 3 आएगा ना, उसमें आराम से आपको एक बड़ा सा बोर्ड पर केवल मनुष्यों में पाचन यानी पाचन तंत्र के बारे में आपको हम बता देंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए ऊपर समझते हैं ना, मतलब तनी, ठीक। तो मनुष्य में पोषण क्या होता है, देखिए हम लोग जो खाते हैं, अब खाना में ही तो हम लोग पोषक पदार्थ को लेंगे, तो हम लोग खाना में आखिर पोषक पदार्थ लेते कौन कौन है, आपको ध्यान बनाना चाहिए। मान लीजिए आप खाना क्या खाइएगा, दाल खाइएगा, चावल खाइएगा, घी खाइएगा, ये नहीं खाइएगा, अंडा खाइएगा, अगर आप मान लीजिए खीर खाते हैं तो खीर खाइएगा, फिर मांस मछली खाइएगा, यही सब खाइएगा। लेकिन आप खाइए कुछ भी, आप अपने शरीर के अंदर पोषक पदार्थ के रूप में सिर्फ 3 चीज़ को लेते हैं जो हमें लाभदायक होता है। सबसे पहला क्या, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। याद रखिएगा क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। हम शरीर के अंदर क्या लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। लेकिन शरीर में हमारा एक समस्या होता है कि हम तो कार्बोहाइड्रेट ले लिए, लेकिन ये पोषक पदार्थ हुआ, अब इसको तोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि ये जितना भी है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये हमारे शरीर में पहुंच नहीं सकते हैं, बड़का होते हैं। इसको तोड़ के छोटा करना रहता है, ठीक है। और उसी तोड़ के छोटा करने में हमारा जो आहार नाल है ना, आहार नाल और आहार ग्रंथियाँ, ये दोनों मदद करती है, ठीक है। और एक सिस्टम बनाती है जो पाचन तंत्र को पचाने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। तो आप समझिए कार्बोहाइड्रेट को आखिर हम लोग अवशोषण के रूप में क्या लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग खा लिए, जैसे हम लोग जो चावल खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, जितना भी हम लोग पोषक पदार्थ खाते हैं जो मीठा लगता है, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हम लोग को नहीं लेना है, हम लोग को क्या लेना है, ग्लूकोज लेना है। क्या लेना है, ग्लूकोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, फाइनली टूट के किसमें बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। अब आपको याद होगा, हम जब पिछला क्लास में प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे थे, उसमें भी बताए थे आपको कि जो पादप होते हैं ना, वो CO2 और H2O से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और देखिए यहाँ भी क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाया कि नहीं बनाया। अब कार्बोहाइड्रेट से क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। कार्बोहाइड्रेट देखिए, मान लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट बड़ा है, एक ग्लूकोज है, देखिए इसी का टुकड़ा होता है छोटा छोटा। इसको हमारा शरीर क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को अवशोषण नहीं कर सकता है। अभी मानिए ना, मान लीजिए आपको घर बनाना है, तो घर बनाना है तो आपको गिट्टी जोड़ना है, तो पत्थर ला के बड़का जोड़ दीजिए ईंटा में कि ले हम घर बना दिए, बनेगा, नहीं बनेगा। बस यही है हमारा, मान लीजिए शरीर ये वाला है, हमको ग्लूकोज चाहिए, दे रहे हैं आप कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट पत्थर की तरह हुआ, ये गिट्टी की तरह हुआ, इसको तोड़ दीजिए, किस में बदल गया, ग्लूकोज में बदल गया, ठीक है। अब आ गया ये प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन।
अब हम तो एनर्जी तो प्राप्त कर लिए, अब हमारा ग्रोथ भी चाहिए। क्या चाहिए? ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए, ग्रोथ मतलब हमारा जो शारीरिक विकास हो, उसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका में कौन निभाता है? प्रोटीन निभाता है। ठीक है, हम लोग को प्रोटीन की प्राप्ति कहाँ से होती है? आपसे कोई पूछ देगा तो याद रखिएगा, सबसे पहला मशरूम, मशरूम के बाद सोयाबीन, दाल, अंडा, इस सब में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो लेकिन प्रोटीन हम लोग तो खाते हैं, लेकिन हम लोग को अंदर पचने के लिए क्या चाहिए? यानी हमारा अवशोषण, यानी जो ब्लड जो अवशोषित करता है वो प्रोटीन को अवशोषित करता है? नहीं, एक होता है एमिनो अम्ल। क्या होता है? एमिनो अम्ल। ये भी एक प्रोटीन ही है। एमिनो अम्ल क्या है? एक प्रोटीन, लेकिन एकरा लिखा है छोट है। एमिनो अम्ल मान लीजिए बड़ा है तो प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन क्या है? बड़ा है तो एमिनो अम्ल छोटा है। ठीक, वैसे होता है वसा, इसको तोड़ के क्या बनाना पड़ता है? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है, अब वसा हम लोग खाते हैं, लेकिन हमारा अवशोषण किसके रूप में होता है? ग्लिसरॉल के रूप में होता है। तो अब इसी को तीनों को करके कार्बोहाइड्रेट को पचाना रहता है ग्लूकोज में, प्रोटीन को बनाना रहता है एमिनो अम्ल में, वसा को बनाना रहता है ग्लिसरॉल में। ऐसे के लिए पाचन सिस्टम बैठल है कि तुम खाओ, हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इस सब के साथ साथ एगो और चीज़ होता है, जिसको बोलते हैं जल एवं खनिज लवण। देखिए, आप अगर सब खा रहे हैं, पानी नहीं पीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो जल, ये जल का काम करता है। ये जल भोजन को मिलने में मदद करता है। ठीक है, आराम से भोजन मिल जाता है, और हमारा शरीर में तो जल का जरूरत है। ठीक है, पानी की कमी से बहुत सारे रोग वगैरह होने लगते हैं। और जल के साथ जो खनिज लवण आते हैं, खनिज जैसे मान लीजिए हम लोग दूध पिए तो दूध में आयरन वगैरह होता है, कोबाल्ट वगैरह होता है। ठीक है, जल के साथ भी बहुत सारे खनिज लवण आते हैं। ठीक है, सोडियम, मान लीजिए सोडियम हो गया, आयरन हो गया जिसको लोहा बोलते हैं। ठीक, कोबाल्ट, बहुत सारे हमारे तत्व, हमारे शरीर में 36 को तत्व होते हैं, आपको पता होगा। तो जिसमें सबको जरूरत तो होता है, होबे करता है। तो खनिज लवण क्या करता है? पूर्ति करता है। इसलिए कहा जाता है कि दूध वगैरह पीजिए, दूध वगैरह में हर एक प्रोटीन, विटामिन वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियर है। आगे समझते हैं हम लोग पाचन तंत्र, यानी जो हम लोग खाना खाए उसको पचाने वाला तो कोई होना चाहिए ना, क्योंकि पचेगा नहीं, जैसे खाइएगा वैसे ही निकाल दीजिएगा, शरीर में कोनो ग्रोथ ना होगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पाचन तंत्र, अब पाचन तंत्र इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हमारा शरीर में पाचन तंत्र होता कैसे है? ठीक है, पाचन तंत्र याद रखिएगा दो प्रकार से होता है। एक होता है आहार ग्रंथि के रूप में, और एक होता है आहार नाल के रूप में। इसको आहार नली कह सकते हैं, नाल। ठीक है, तो आहार ग्रंथि क्या होता है? ग्रंथि, ग्रंथि मतलब झोरा समझिए। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर यानी हमारे पाचन तंत्र के अंदर ग्रंथियां हैं, जो क्या करती है? भोजन को पचने में मदद करती है। ठीक है, वो क्या करती है? एंजाइम निकालती है, हार्मोन्स निकालती है, जिसके कारण भोजन पचता है। ठीक है, जैसे पहला ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि। यह मुख गुहा का अंग है, लार ग्रंथि। ठीक है, यह एंजाइम निकालकर भोजन को पचने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद कौन है? यकृत। इसको अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। लार ग्रंथि को अंग्रेजी में सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर। ठीक, और यह यकृत क्या करता है? यह भी पाचन में मदद करता है। और ये इसमें से अग्नाशय, लास्ट में कौन आता है? अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इसमें से हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे कि एंजाइम और हार्मोन्स क्या होते हैं, दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या अलगाव है, मतलब दोनों में अंतर क्या है और दोनों में विशेषता क्या है, मतलब खासियत क्या है। ठीक है, ये तो हो गया आहार ग्रंथि। लेकिन डायरेक्टली रूप से आहार नाल यानी नली, भोजन जिस रास्ते से होके जाता है उसको आहार नाल बोलते हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मुख गुहा। हम लोग जैसे ही खाना खाए वो हमारा कहाँ गया? मुख गुहा में। मुख गुहा, गुहा समझिएगा, ये उल्टा पुल्टा मत सोच लीजिएगा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में माउथ कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कहाँ लिए भोजन? मुख गुहा में। मुख गुहा का भी 3 अंग होता है, हम आपको आगे बता रहे हैं अभी तुरंत इसी वीडियो में। उसके बाद आता है ग्रासिका, यह भी आहार नाल का हिस्सा है। उसके बाद आता है अमाशय, यह भी आहार नाल का हिस्सा है। उसके बाद आता है छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में गुदा द्वार, इसको अंग्रेजी में एनस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाए हैं, आपको थोड़ा सा जितना भी है ना, इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहते हैं हम। ठीक है, ये देखिए जो सबसे पहले, ये मान लीजिए ये कोई चचा कहो,
ये मान लीजिए चच्चा है, ठीक है, इनका हम आहार नाल बना दिए हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम कर दिए हैं, ठीक, कुर्ता उर्ता खोल खोल के, ठीक। ये देखिए ये जो पहिलका है ना, इसको बोलते हैं मुख्य गुहा। क्या बोलते हैं? मुख्य गुहा बोलते हैं, ठीक है। अब मुख्य गुहा में 3 गो अंग आ जाता है। कौगो? 3 गो। पहिलका दांत, दांत, दांत देखिए हमारे मुंह के अंदर है, ठीक है, इसलिए दांत के बारे में कहाँ पढ़ना है? मुख्य गुहा के अंदर। और उसके बाद फिर जीभ, इसको जिह्वा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिह्वा। और तीसरा है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। देखिए तो मुख्य गुहा के अंदर कौन आ गया? लार ग्रंथि, यानी लार ग्रंथि। देखिए जो हम आहार ग्रंथि में लिखे थे ना पहला लार ग्रंथि, यह कहाँ आ गया? मुख्य गुहा के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले भोजन पाचन शुरू होता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होता है? तो मुख्य गुहा में। सबसे पहले ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो स्टार्च में बदलता है। किस में बदलता है? स्टार्च में, ठीक है। अब दांत के बारे में पढ़िएगा आप कि जो दांत होता है ना वो दांत उत्पत्ति के आधार पर 2 गो होता है। एगो जो छोट छोट बच्चा होता है उसका उत्पत्ति अलग दांत होता है, उसको 20 गो दांत जमता है, फिर वो 20 दांत टूट जाता है, उसके बाद और फिर धीरे धीरे 32 गो दांत जमता है। यानी पूरे जीवन काल में कितने दांत जमता है? 52 गो। कै गो? 52 गो। लेकिन पूछेगा दांत कितने होते हैं? तो 32 गो। लेकिन बच्चों के दांत कितने होते हैं? तो 20 गो, ठीक है। आगे समझिए। जीभ, जीभ ये स्वाद ग्रहण करता है, भोजन को उलट पलट करता है, ठीक है। और भोजन को उलट पलट करने के साथ साथ उसमें भोजन में क्या मिलाता है? लार मिलाता है, ठीक है। खाना वाना चबाने के बाद उगल के देखिएगा ना कैसा लगेगा देखने में, ठीक है। क्या करता है? उसमें लार मिला देता है, ठीक है। और लास्ट में बचा लार ग्रंथि, यह भोजन को पचने में मदद करता है और हानिकारक कीटाणुओं को मारता है। हानिकारक कीटाणु का कोई का होता है तो भोजन के साथ साथ कुछ हानिकारक कीटाणु आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, खाना पे आके मक्खी बढ़ गया तो मक्खी के शरीर में हानिकारक, उसके पैर में क्या होता है? हानिकारक कीटाणु वगैरह होते हैं, आपके मुंह में अंदर चल जाएगा तो आप बीमार न पड़ जाइएगा। लेकिन ओकरा भगवान जी बनाए हैं कोची? लार ग्रंथि। एकरा में क्या होता है? एकरा में कुछ ऐसा एंजाइम होता है जो हानिकारक कीटाणु को मार देता है, ठीक है। तो आपको 3 हो गया। इसलिए देखिएगा बच्चा का शरीर, जो बच्चा छोटा होता है ना ओकरा ज़्यादा लार निकलता है, कैसे कि वो माटी उटी भी खाते रहता है, यानी हमेशा बैक्टीरिया वगैरह शरीर में उससे जाते रहता है, इसलिए ज़्यादा लार निकलता है, ठीक है। जनरली है, ठीक। अगला देखिए, ये जो अगला भाग है ना ये वाला, ये है ग्रासिका। क्या है? ग्रासिका, ठीक। 25 सेंटीमीटर का लंबाई होता है। लिखवाते समय आपको लिखवा देंगे, ठीक है। ग्रासिका में कोई पाचन नहीं होता, याद रखिएगा। ये सीधा एक हाली भोजन यहाँ से आया और सीधा अमाशय में चल जाएगा। यानी मुख्य गुहा को अमाशय से जोड़ने का काम कौन करता है? ग्रासिका करता है। अब ग्रासिका में यहाँ पे एपिग्लोटिस मेम्ब्रेन होता है, अभी तो लिखवाएंगे नहीं, इसको यहाँ पे एपिग्लोटिस मेम्ब्रेन, और यहीं से ग्रासिका और यहाँ पे जो हम लोग जब फेफड़ा में जो पाइप जाता है ना वो दोनों क्या होता है? अलग होता है। भोजन और जो हम सांस लेते हैं वो दोनों अलग होता है, ठीक है। कौन अलग करता है? एपिग्लोटिस मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, एपिग्लोटिस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब नीचे आइए, आप नीचे आइए, जैसे आइएगा तो ये क्या मिलेगा आपको? अमाशय मिलेगा। क्या मिलेगा? अमाशय। क्या मिला? अमाशय मिला। अब अमाशय में भोजन जो है ना इसका पाचन होता है। अब इसमें भी अमाशय में निकलता है HCl निकलता है, ठीक है, पेप्सिन निकलता है, रेनिन निकलता है। हम लोग अभी सीख रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या है, ठीक है। इसका एक सेपरेट वीडियो एकदम हम आपको बढ़िया से बना कर देंगे, ठीक। अभी फिलहाल समझिए ये क्या है? अमाशय। इसके बाद अमाशय के पास में जैसे आगे बढ़ा, अमाशय में जैसे आगे बढ़ा, इसके पास एक मिलता है ग्रंथि जिसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। यकृत, इसको हिंदी में लिख दीजिए यकृत, अंग्रेजी में इसको लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर, ठीक है। अब लीवर से जैसे आगे बढ़ेगा भोजन, ऐसे लीवर में भोजन जाता नहीं है, याद रखिएगा। लीवर एक ग्रंथि है और ग्रंथि का एक खासियत है ओकरा में भोजन जाएगा नहीं, यह सिर्फ पाचन में मदद करता है, ठीक है, पाइप के थ्रू। आगे आता है छोटी आंत। क्या आता है? छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत में आपको पता होगा छोटी आंत 3 गो होता है। डुडेनम, जेजुलम, इलियम। डुडेनम, जेजुलम, इलियम। छोटी आंत का कौन हिस्सा होता है?
3 गो हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप आगे आइएगा तो छोटी आंत और बड़ी आंत, ये दोनों का मिलन पॉइंट पे एक आपको छोटा सा क्या दिखाई देगा, छोटा सा एक पाइप दिखाई देगा जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है। यह माना जाता है कि पहले जो हम लोग जो मनुष्य थे ना, वो सिर्फ शाकाहारी थे, यानी पेड़ पत्तों को खाते थे। और पेड़ पत्तों में क्या होता है, ऐसा मतलब पोषक तत्व होता है ना जो हमारा ऊपर वाला शरीर नहीं पचा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन पचाता था? अपेंडिक्स पचाता था, ठीक है। कौन पचाता था? अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स के बाद ये जो होता है बड़ी आंत। क्या होता है? बड़ी आंत। आपको यहाँ ऐसे लिख देते हैं, बड़ी आंत, ठीक। बड़ी आंत का भी 2 हिस्सा होता है, एक होता है रेक्टम, एक होता है कोलम। रेक्टम, कोलम, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे क्या होता है? गुद्दा द्वार। गुद्दा द्वार, ठीक है। तो ये हमारा है पाचन तंत्र का हिस्सा, जिसको आपको हम ऊपर बताए ताकि आपको एक बार आप समझ लीजिए कि पाचन तंत्र में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप डीपली अब पढ़िए, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि आप पढ़ने से पहले किताब पढ़ लीजिए, ठीक है। आप लोग का तुरंत एग्जाम है, आप सब पढ़ के बैठे होंगे, ठीक। फाइनली देखिए यहाँ पे लिख दिए हम, आहार नल की लंबाई कितनी होती है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, याद रखिएगा। आहार नल की जो लंबाई होती है ना, मनुष्य के आहार नल की लंबाई वो कितना होता है? 9 से 10 मीटर होता है, ठीक है। 9 से 10 मीटर, 32 से 33 फीट। फीट में याद नहीं रखिएगा आप, मीटर में याद रखिए। 9 से 10 मीटर, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा आहार नल कौन होता है? छोटी आंत होता है, जिसका लंबाई कितना होता है? 6 मीटर लगभग। कितना होता है? 6 मीटर। छोटी आंत दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पे है। 6 मीटर इसका लंबाई होता है, तो अब इसका नाम क्या है? छोटी आंत। रीजन लंबाई का नहीं है, रीजन है पतलापन का। ये लंबा तो होता है लेकिन पतला होता है। बड़ी आंत छोटा होता है, लगभग 2 मीटर का होता है, लेकिन यह मोटा होता है। क्या होता है? मोटा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। जिराफ हाथी से बड़ा होता है, लेकिन अगर बड़ा का बात कीजिएगा ना वजन में, तो हाथी होता है, क्योंकि क्या होता है? मोटा होता है। जिराफ खाली बड़ा होता है, जैसे मुँह खाली ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो जिराफ का वजन थोड़ी ज़्यादा होगा। ऐसे ही क्या होगा? छोटी आंत का लंबाई बड़ा है, लेकिन वो बड़ा नहीं माना जाएगा, क्योंकि बड़ा कौन दिखता है? बड़ी आंत। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। छोटा होने के कारण ही क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। जबकि बड़ा है इसलिए इसको छोटी आंत भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि लंबाई हर एक जगह मैटर नहीं करता, ठीक। आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा बन गया होगा। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।